हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। आज हम लोग यूपी पीजीटी 2004 का अध्ययन करेंगे। जो आपका प्रश्न पत्र 2004 में आया हुआ था वो भी मेरे पास था, तो मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। ओके, अगर पसंद आए तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज हम लोग का पहला प्रश्न है, मनुष्य सबसे पहले परिवार का सदस्य है, फिर राज्य का, और इस प्रकार राज्य रूप परिवार पर आधारित होना चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये कन्फ्यूशियस महोदय का ये कथन है। और कन्फ्यूशियस क्या है? एक समाज शास्त्री हैं। ठीक है। फिर दूसरा प्रश्न है, स्वतंत्र संतान को जन्म देने के लिए उपयुक्त में से कौन सी आयु ठीक है? तो 25 से जो आपकी 35 वर्ष की 25 से 30 वर्ष की आयु है वो यहाँ पर करेक्ट होती है। तो 25 से 30 वर्ष, यहाँ पे 35 लिखा हुआ है, 30 वर्ष, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होता है। 30 से 35 भी हो सकता है, तो 25 से 35 करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, शिशु का गला साफ करने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो शिशु का गला साफ करने के लिए बोरिक लोशन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि उस समय क्या होता है? प्रोटीन की मांग बढ़ रही है, तो उस समय क्या हो जाएगा? गर्भस्थ शिशु के विकास के लिए ऐसा होता है। तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन यहाँ पर सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या शिक्षा जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा हमारी वर्लेसन महोदय की है कि जनसंख्या शिक्षा जो है वो है आपकी जनसंख्या समस्या से संबंधित ज्ञान के प्रति चेतना है। और जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए ये बात इन्होंने कही कि जनसंख्या शिक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। संतानोत्पत्ति ईश्वर की देन है, इस अंधविश्वास का उन्मूलन किया जा सकता है। किसके द्वारा? शिक्षा के द्वारा, व्यक्तिगत संपर्क द्वारा, भौतिक तथ्यों की जानकारी देकर, घर घर जाकर उपदेश देकर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है शिक्षा के द्वारा। निम्न में से किस जनन अंग की संरचना मेढक के बच्चे के समान होती है? तो कौन सा वो जनन जिसकी संरचना मेढक के बच्चे के समान होती है? तो वो क्या है हमारा? इस तरह से संरचना किसकी होती है? शुक्राणु की होती है। ठीक है। अगला है, बंध्यता के लिए जिम्मेदार हो सकता है केवल पुरुष, केवल स्त्री, स्त्री एवं पुरुष दोनों, स्त्री तथा पुरुष में से कोई एक। तो बंध्यता जो है उसके लिए जिम्मेदार चाहे स्त्री भी हो सकती है या पुरुष भी। परिवार नियोजन के साधन मतलब स्त्री या पुरुष दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है। अगला है हमारा, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को किस ताल का चश्मा लगाना चाहिए? तो नतोदर कहिए, चाहे इसको अवतल कहिए। ठीक है। तो ये हमारा, जिसको हम लोग ये कनकेव लेंस, ठीक है, कनकेव भी अगर आपको याद हो तो कनकेव भी आप कर सकते हैं। तो नतोदर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। निकट दृष्टि दोष के अंतर्गत ये आता है। अगला है, ग्लोब्यूमिन शरीर के लिए आवश्यक है क्योंकि यह रक्त में प्लाज्मा की मात्रा को नियंत्रित करती है, यह रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है और इसमें अनेक बीमारियों से शरीर को बचाने के लिए एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं। और फिर है उपयुक्त सभी। तो जो ये ग्लोब्यूलिन है वो किसके लिए उपयोगी? तो ये आप याद रखेंगे, अगर एल्ब्यूमिन की बात करेगा तो वो प्लाज्मा में जल की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए एल्ब्यूमिन का वर्क करेगा। ठीक है। और ग्लोब्यूलिन की बात करेगा तो एंटीबॉडीज़ का निर्माण मतलब एंटीबॉडीज़ इसमें पाए जाते हैं और शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाता है। चाय में पाया जाता है थियोफाइलिन, कैफीन, टैनिक एसिड, इनमें से सभी। तो चाय में ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। आप ये ना कंफ्यूज हो कि कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, चाय में थोड़ी मात्रा इसकी भी होती है। अगला प्रश्न क्या है, कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने का तंत्र है। तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, परिसंचरण तंत्र और पाचन तंत्र। तो कंकाल तंत्र को सुडौलता एवं सौंदर्य प्रदान करने के लिए किस तंत्र का मतलब सुंदर, जैसे इस तरह से है तो ऊपर से क्या यहाँ पर लगी हुई होती है? पेशियाँ ही तो लगी हुई होती हैं, मसल्स ही तो रहती हैं। तो इसलिए सेकंड आंसर आपका सही होता है। ऐच्छिक पेशियाँ मतलब जो इच्छा से होती चलती हैं। ठीक है। ऐच्छिक जो इच्छा से हैं, इनमें गहरी तथा हल्की धारियाँ पाई जाती हैं, इन पर किसी का नियंत्रण नहीं रह पाता है। मैंने आपको बताया था ऐच्छिक और रेखित। ठीक है। ये दोनों क्या है? सेम है। तो जो ऐच्छिक पेशी होंगी वो क्या होंगी? रेखित। तो इसमें गहरी तथा हल्की धारियाँ यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो ये इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। इन पर किसी का नियंत्रण, बिल्कुल किसी का नियंत्रण नहीं वो होगा, हाँ, किसी का नियंत्रण नहीं होता। ये शरीर के उन अंगों में पाई जाती हैं जो इच्छा के अधीन रहकर कार्य नहीं करते हैं। और उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है वो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है। तो ऐच्छिक पेशियों की यही विशेषता है कि ये किसी के अधीन रहकर कार्य नहीं करती हैं, इस पर किसी का नियंत्रण भी नहीं होता है, ये अपनी मर्जी से कार्य करती हैं। अगला प्रश्न है, ये शरीर के उन अंगों में पाई जाती है। सॉरी, इस प्रश्न का उत्तर आप एक बार फिर से देखें। उपयुक्त सभी दिया हुआ था, नहीं। ऐच्छिक पेशियां कौन सी? रेखित पेशियां हो गई सबसे पहले, और वो होती हैं जो हमारे इच्छा के अधीन रहकर कार्य करती हैं, कार्य नहीं करती नहीं, वो अंगों में पाई जाती हैं जो हमारे इच्छा के। तो ये आपका गलत हो जाता है, इन पर किसी का नियंत्रण नहीं होता, बिल्कुल होता है, ठीक है। जो अनैच्छिक पेशियां हैं उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होता। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी नहीं करेक्ट होगा, ठीक है। तो ऐच्छिक पेशियां वो हैं जिनमें गहरी तथा हल्की धारियां पाई जाती हैं, और ये क्या हमारे नियंत्रण में रहती है ना, जैसे हमारे लिम्स में, हमारे हाथ पैर पीठ में इस प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान द्वारा उत्पादन करता है? अध्यापक, बढ़ई, विज्ञापनकर्ता, पुस्तक विक्रेता। तो ज्ञान द्वारा उत्पादन कैसे किया जाएगा? तो विज्ञापनकर्ता, एडवर्टीजमेंट के द्वारा ज्ञान द्वारा उत्पादन किया जाता है और चीज़ों को खरीदा जाता है। तो ये मार्केटिंग से क्वेश्चन है आपका। गेहूँ जैसे अनाज को खरीद के लिए बाजार को कहते हैं। नमूने के द्वारा बिक्री बाजार, ट्रेडमार्क द्वारा बिक्री बाजार और ग्रेड द्वारा बिक्री। बिल्कुल ये तीनों प्रकार के आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे हमने आप गेहूं की बात करें तो गेहूं की विभिन्न किस्में हैं, उनसे लेकर के हम खरीद लेते हैं। फिर उसके बाद सैम्पलिंग विधि के द्वारा भी गेहूं का खरीद फरोख्त की जाती है। ग्रेड के द्वारा बिक्री बाजार, ग्रेड के द्वारा भी ए ग्रेड का ये अच्छा है, ये इससे कम है, ये इससे कम है। तो इस तरह से हम देखेंगे तो उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैधानिकता के आधार पर बाजार का वर्गीकरण, उचित बाजार, चोर बाजार, खुला बाजार, इनमें से सभी। तो वैधानिकता के आधार पर बाजार के वर्गीकरण में ये सारे आ जाएंगे। उचित बाजार, खुला बाजार, चोर बाजार सब इसके अंतर्गत आएगा। द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक, जिसे बाजार में उपभोक्ताओं के हितों में सबसे अच्छा संरक्षक माना जाता है, ये किसके द्वारा लिखी हुई है? तो ये जो है आपकी बुक जो है ये लिखी हुई है एडम स्मिथ के द्वारा। कौन सी? द वेल्थ ऑफ नेशंस है, जिसने बाजार में उपभोक्ताओं के लिए लिखी, उपभोक्ता संरक्षण के लिए। तो किसके द्वारा? ये एडम स्मिथ के द्वारा लिखी हुई है। कल्पना से क्या होता है? स्वयं रचनात्मक होती हैं, सृजनात्मक होती हैं, पूर्व अनुभवों के आधार पर नया पुनर्गठन होता है और उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें कल्पना में आती हैं, हम लोग नई नई चीज़ें सीखते हैं, मौलिकता होती है कल्पना में, नई चीज़ें आती हैं, सृजनात्मकता होती है। तो उपयुक्त सभी करेक्ट आंसर है। अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है। जब कभी भी हम लोग आपका सांख्यिकी में जब डेटा का कलेक्शन करते हैं तो उसमें दो प्रकार के डेटा होते हैं, एक होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी, ठीक है। तो जब हम खुद जा करके डेटा कलेक्ट करेंगे, लोगों से बात करेंगे, क्वेश्चनायर लेंगे, तो उस समय क्या होता है, क्वेश्चनायर के थ्रू हम नई जानकारी को एकत्रित करेंगे तो वो हमारी क्या हो जाती है, प्राइमरी डेटा के अंतर्गत आती है। और सेकेंडरी डेटा में जो चीज़ें, जैसे हम गए पुस्तकालय में, हमने कुछ रख लिया, कुछ पहले से लेखा जोखा है वो निकलवा लिया किसी ऑफिस से, तो वो सब किसके अंतर्गत आता है? हमारे सेकेंडरी के अंतर्गत आता है। तो ये पूछ रहा है अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलित किए गए आंकड़ों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? प्राथमिक कहा जाता है। फिर उसके बाद अगला प्रश्न है, राजनीति शास्त्र का कोई भी विद्यार्थी पूर्णता का दावा नहीं कर सकता जब तक कि वह सांख्यिकी विधियों में दक्ष नहीं होता है। तो ये जेबन्स का, बाउले का, वॉशिंगटन का और टिपेट का। तो ये जो है ये परिभाषा किसके द्वारा है? बाउले के द्वारा दी हुई है। अगला है, हमारे देश में रोलर छपाई का कार्य कब से प्रारंभ हुआ है? तो हमारे देश में जो रोलर छपाई का कार्य है वो कब? 1785 से प्रारंभ हुआ है छपाई का काम, ठीक है। बीज वाला तंतु कौन सा है? तो बीज वाला तंतु लिनेन, कपास, जूट, हेम्प। तो बीज वाला तंतु कौन है? इसमें कपास है, और हेम्प, जूट है, लिनेन है, ये सब किससे? तने से प्राप्त होते हैं। एक प्लास्टिक रेशा है, कौन सा? रेयॉन है आपका, आर्लान है, डेक्रान है और नायलॉन है। तो एक जो आपका प्लास्टिक रेशे के अंतर्गत जो आता है
वो आता है आपका अरलान आता है। प्लास्टिक रेशा क्या है? आपका अरलान है, और जो ये नायलॉन है ये आपका थर्मोप्लास्टिक के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, रेयान का इतिहास सर्वप्रथम किसने तैयार किया? तो काउंट हिलेरी चार्डोनेट ने रेयान का इतिहास सबसे पहले शुरू किया है। ठीक है, तो ये जो है ये रेयान के जो चार्डोनेट है, उन्होंने सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया। काउंट हिलेरी चार्डोनेट ने उन्होंने कहा कि इसी को कृत्रिम सिल्क, ठीक है, तभी हम लोग रेयॉन को क्या हम लोग आर्टिफिशियल फाइबर के नाम से भी जानते हैं ना, तो इन्होंने ही इसकी संज्ञा दी थी, इसका निर्माण किया था। ठीक है, और रेयॉन सेलुलोज से बना एक कृत्रिम रेशा है जिसका उपयोग कपड़ा बनाने, कालीन बनाने, चिकित्सा क्षेत्र में और जाली आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्थान से अभिप्राय है, रेखाओं का उचित सामंजस्य, रिक्त स्थान, आकर्षक सतह और मनोभाव परिवर्तन। तो यहाँ स्पेस जो कि आपका एलिमेंट्स के अंतर्गत आता है, उसमें क्या होता है, इसमें रिक्त स्थान है। लय एवं डिजाइन पर दृष्टि का लचायमान होना, ठीक है, लय एवं डिजाइन का दृष्टि पर लचायमान होता है। तो यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका किसका है? ये आपका है वॉन डॉमलेन का। किसका? वॉन डॉमलेन ने कहा लय तथा डिजाइन पर दृष्टि का चलायमान होता है। फिर मध्यम प्रकाश से भवन में उत्पन्न नहीं होता है। क्या उत्पन्न नहीं होता है? ध्यान से प्रश्न को आप देखेंगे। उदासीनता उत्पन्न होती है, तनाव उत्पन्न होता है, थकान उत्पन्न होती है, सज्जा में सौंदर्य वर्धन उत्पन्न होता है? नहीं। अगर प्रकाश ज़्यादा रहेगा तब ये चीज़ें होंगी। तो क्या चीज़ उत्पन्न नहीं होगी? सज्जा में सौंदर्य वर्धन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। गृह सज्जा में रट महोदय ने कला के मूलभूत तत्व तो नहीं बताया है। तो जो रट हैं उन्होंने कला का मूलभूत तत्व तो किसको नहीं बताया? रेखा, स्वरूप, स्पर्श, प्रकाश। तो उन्होंने किसको नहीं बताया है? इसको आप याद रखिएगा, थोड़ा एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं तो आप इसको देख लेंगे। किसने? प्रकाश को इन्होंने नहीं बताया है। अगला प्रश्न है, प्रसार शिक्षा का उद्देश्य शैक्षिक, भौतिक, सामाजिक, इनमें से सभी। तो जो ये हमारा प्रसार शिक्षा है उसका उद्देश्य क्या हो जाता है? उसका उद्देश्य हो जाता है सामाजिक। ठीक है, तो प्रसार शिक्षा जो है वह उपयोगी तकनीकी है जो ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में रहने वाले लोगों के द्वारा अंगीकार की जाती है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाता है। ग्रामीण जीवन के विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम प्रसार कहते हैं। तो फैलाव की बात यहाँ पर की है, वो किसने की है? हमारे तो आपके SW भट्ट महोदय ने की। ग्रामीण जीवन में विकास के लिए उपयोगी ज्ञान के फैलाव को हम क्या कहते हैं? प्रसार कहते हैं। SW भट्ट का कथन है। प्रसार विषय का प्रतिपादन हुआ जागरूकता के लिए, ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए, नैतिकता की रक्षा के लिए, उपयुक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं कि गांव के लिए है, तो ये यहाँ पर आपका ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए। ग्रामीण लोगों को ऐच्छिक रूप से किस कार्य में भाग लेना चाहिए? प्रसार में, समूह गान में, टीवी कार्यक्रम में, नेतागिरी में। तो किसमें? प्रसार कार्य में भाग लेना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, शैशवावस्था है समायोजन की अवस्था, आत्मनिर्भरता की अवस्था, समस्या की अवस्था और अनुकरण की अवस्था। तो ये जो आपकी शैशवावस्था है ये किसकी अवस्था है? तो ये आपके समायोजन की अवस्था है, क्योंकि माँ जो बच्चा है 0 to 2 ईयर है, तो बच्चा क्या माँ के गर्भ से बाहर आता है, फिर उसको बहुत चीज़ों के लिए समायोजन करना पड़ता है। जैसे धीरे धीरे वो बोलना सीखता है, सर्वाइव करना सीखता है। तो ये कौन सी अवस्था हो जाती है? आपकी समायोजन की अवस्था होती है। देखिए, अनुकरण भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, शैशवावस्था में। अगला प्रश्न है, बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। यह कथन किसका है? रॉस का है, फ्रॉइड का है, रूसो का है, मन का है। तो बालक के मन की बात की है, तो ये बालक के मन की बात किसने की है? तो ये हमारे रूसो महोदय हैं जिन्होंने मन की बात की है। ठीक, रूसो ने मन की बात की है कि बालक का मन ही अध्यापक की पाठ्य पुस्तक है। तो मतलब वो टीचर तभी कहलाया जा सकता है जब वो अपने बच्चे के मन को समझ पाए। ठीक है, तो इन्होंने मतलब इस बात पर जोर दिया था कि अध्यापक का अध्यापन इस प्रकार होना चाहिए जिससे बालक को स्वयं करके सीखने का आधिकारिक अवसर मिल सके। तो ये रूसो महोदय ने कहा। फिर मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत प्रत्यय, विकास का अर्थ एवं परिभाषा, विकास की विशेषताएं, विकास एवं वृत्त में अंतर, उपयुक्त सभी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं ना मानव विकास की प्रक्रिया में। तो विकास का ये मूलभूत संप्रत्यय क्या है? जो कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, विकास का अर्थ, परिभाषा, विकास की विशेषताएं,
विकास की अभिवृद्धि, विकास एवं वृद्धि में अंतर। तो ये उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अच्छा, विकास अगर हम बात करें वृद्धि, तो ये हमारी क्या है, आपका विकास क्या है, गुणात्मक है, ठीक है, और वृद्धि क्या है, परिमाणात्मक है, मतलब कि जिसको नापा जा सकता है, देखा जा सकता है। विकास का अर्थ व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो। यह कथन किसका है, व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो, तो यह कथन किसका है, ये हमारे हरलाख महोदय का कथन है। इन्होंने क्या कहा कि व्यवस्थित परिवर्तन जो परिपक्वता की प्राप्ति में सहायक हो, तो हरलाख ने ऐसा कहा। भोजन पकाते समय अधिक चलाने या छानने से किस विटामिन का ऑक्सीकरण हो जाता है। बहुत ज़्यादा हमने उसको चलाया, बहुत स्ट्रेन किया, तो उस समय किस चीज़ का हो जाता है, तो हम सभी जानते हैं आपका जो बी कॉम्प्लेक्स है, जो बी समूह है, बी ग्रुप है, जिसमें B1 B2 B3 जो भी आएगा वो आपका ये इसी के अंतर्गत आएगा। फिर बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर भोजन पकाने से नष्ट क्या हो जाता है, तो विटामिन आपका बी, ठीक, क्या नष्ट हो जाता है, विटामिन बी नष्ट हो जाता है। शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है, तो देखिए शुद्ध तरल आहार से प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। तो शुद्ध तरल कच्चे नारियल का पानी है, खिचड़ी है, ग्लूकोज का पानी है, बारले का पानी, तो हम सभी जान रहे हैं ये तो हमारी सॉफ्ट डाइट के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पर सेकंड आपका करेक्ट हो जाता है। ये क्लियर लिक्विड डाइट का है, ठीक है, ये क्लियर लिक्विड डाइट है। फिर उसके बाद फुल लिक्विड डाइट जिसमें मिल्क का प्रयोग होता है। फिर उसके बाद सॉफ्ट डाइट आपका खिचड़ी, दलिया, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, पुडिंग वगैरह, खीर ना, ये सब आपकी सॉफ्ट डाइट में आती हैं। फिर थायराइड ग्रंथि का निर्माण होता है कहाँ पे, कैल्शियम के द्वारा, लोहे के द्वारा, आयोडीन के द्वारा या सोडियम के द्वारा। तो जो हमारी थायराइड ग्रंथि है हम सभी जानते हैं आयोडीन के द्वारा, और आयोडीन की डिफिशियंसी से हमें क्या हो जाता है, ग्वाइटर नामक रोग हो जाता है। सामाजिक परिवर्तन एक घटना है, वैज्ञानिक, सीमित, सर्वव्यापी, अद्भुत। तो ये कौन सी है, सामाजिक परिवर्तन, ये सभी जगह आपको देखने को मिलती है, इसलिए ये सर्वव्यापी है। समाज पर दहेज प्रथा का कुप्रभाव है, सुमेल विवाह, नैतिकता, स्त्रियों की उच्च स्थिति, ऋणग्रस्तता। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऋणग्रस्तता। तो ये समाज में दहेज प्रथा, दहेज हमें देना ही देना है, अगर ज़्यादा पैसे अगर हमारे पास नहीं, हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, दूसरे से कर्ज लेते हैं और ये ऋण बना रहता है। फिर बंध्याकरण का तरीका क्या है, नसबंदी, डायफ्राम, लूप और डुश। तो यहाँ पर जो यहाँ नसबंदी प्रोग्राम है वो क्या है, बंध्याकरण का तरीका है। आय बढ़ने के साथ साथ धनी वर्ग पर किस चीज़ के व्यय का प्रतिशत बढ़ता है। अच्छा, आय अगर बढ़ेगी तो धनी वर्ग का, अच्छा भोजन पर क्या हो जाता है, धनी वर्ग का घट जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद बात करें हम इनका मनोरंजन पर क्या होता है, मनोरंजन पर बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है, क्योंकि जो आपका जो वो दिया गया है आपका बजट का, तो उसमें ये था कि आय बढ़ने के साथ साथ धनी वर्ग का सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस चीज़ पे घट जाता है, तो वो भोजन पर क्या होता है, घट जाता है, और मनोरंजन पर बढ़ जाता है, जो कि आपका शिक्षा है, वस्त्र है, और शिक्षा है, वस्त्र है, मकान है, इन सारी चीज़ों पर स्थिर रहता है, ठीक। अगला है आय व्यवस्थापन में हम सबसे पहले देखिए किसी के अनुसार यहाँ पर नहीं पूछा है, अगर किसी के अनुसार पूछेगा तब तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, मनोरंजन हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी के अनुसार नहीं पूछा है, अगर नाम नहीं लिया है, इस प्रश्न में देखिए नाम नहीं लिया है, इस चीज़ को भी हमने ध्यान में रखना है। तो जो एंजल महोदय ने बजट अपना दिया है तो उसमें इस तरह से उन्होंने बताया है, लेकिन यहाँ पर किसी का नाम नहीं लिया और आयोग ने भी इनमें से सभी को करेक्ट माना है, तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन, इन सारी चीज़ों पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा भाई। ये आयोग के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो मैंने आपको बता दिया है। आय व्यवस्थापन में सबसे पहले आवश्यक है लक्ष्यों का जानना, धन का विश्लेषण, विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, आय तथा आवश्यकता में सामंजस्य। तो जो सबसे पहली चीज़ है कि आय का व्यवस्थापन, मतलब अगर आप मनी का मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उस समय आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ का सबसे पहले क्या चीज़ आप करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले आय तथा आवश्यकता में सामंजस्य। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो क्या है, आय तथा आवश्यकता में सामंजस्य, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और लक्ष्यों को जानना, फिर उसके बाद लक्ष्य, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लक्ष्यों को निर्धारित
करते हैं। तो यहाँ पर ये इससे ज़्यादा ये सटीक हो रहा है। लक्ष्यों को जानना, तो सबसे पहले हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये इसको करने के बाद फिर आप धन का विश्लेषण करेंगे, फिर उसके बाद धन का विश्लेषण कर फिर उसके बाद आय तथा आवश्यकता में सामंजस्य, फिर विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान, इस तरह से आप करेंगे। तो सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे लक्ष्यों को जानना, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम में हम कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उद्देश्य बनाते हैं। कोशिका के जीवन का मूल आधार मुख्य रूप से क्या है, जिसके ना रहने पर कोशिका मृत मानी जाती है। तो सबसे ज़्यादा मूलभूत आधार क्या है, उसका केंद्रक है। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, केंद्रक हो जाता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन इसलिए क्योंकि अक्सर क्या हो जाता है कि प्रश्न कुछ और होता है और आंसर उसका सही नहीं रहता है, इसलिए थोड़ा सा देखना पड़ता है। ग्लोबुलेट कोशिकाएं क्या हैं, तो यह वह कोशिकाएं हैं जो शरीर विभाजन में सहयोग करती हैं, या भोजन के चयापचय में भाग लेती हैं, या म्यूकस या श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ये आपकी ग्लोबुलेट कोशिकाएं हैं, यह म्यूकस तथा श्लेष्मा को उत्पन्न करती हैं। तो ये क्या है आपकी, ये एक तरह का उपकला ऊतक है जिनका प्रमुख कार्य म्यूकस तथा श्लेष्मा उत्पन्न करना है। तो ग्लोबुलेट कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या है, म्यूकस तथा श्लेष्मा को उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये इसको जान लीजिए कि ये क्या है, ये आपकी परिवर्धित उपकला ऊतक हैं। ग्लोबुलेट कोशिकाएं जो है ये परिवर्धित उपकला ऊतक हैं और इनका प्रमुख कार्य यही है। ग्लोबुलेट कोशिकाएं आंतरीय एवं श्वसन प्रणाली में पाई जाती हैं। कहाँ पर, आपके आंतरीय एवं श्वसन प्रणाली में पाई जाती हैं। ठीक, और इनमें स्रावित म्यूकस विभिन्न प्रकार के रासायनिक विकृत तथा श्वसन प्रणाली में बाहर से आने वाले सूक्ष्म जीवों एवं पर्टिकुलर मेंटर को छानने का कार्य करता है। मानव के मस्तिष्क में कोश की अस्थियां परस्पर किस प्रकार की संधि से जुड़ी रहती हैं। तो मानव के मस्तिष्क में जो कोश की अस्थियां हैं वो किस प्रकार की संधि से जुड़ी रहेंगी, तो वो हमारी अचल संधि से जुड़ी रहती हैं। हम सभी जानते हैं मस्तिष्क में, हमारे खोपड़ी में क्या अचल संधि की तो है। मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या है, मांसपेशियां, कोशिका, अस्थियां, इनमें से सभी। तो सबसे कड़ी वो वस्तु क्या है, ये हमारी अस्थियां हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि ये लगभग आपके 38% भाग में 38-39 जो भी 39 कर लीजिए, ये ओसीन तथा 63 भाग जो है 63% आपका 61% भाग किससे बना हुआ होता है, ये आपके अकार्बनिक लवणों, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम फॉस्फेट से बना हुआ होता है। तो यहाँ पर ओसीन को आप मत भूलिएगा। 60-40 का आप रेशियो मान के चलिए, जो भी नज़दीक का होगा वो आप लगा दीजिएगा। तुंद बेली क्या है, यह पेशी का मध्य भाग है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। या टेंडन के ऊपरी सिरे से जुड़ा रहता है। ठीक है, जो टेंडन है, टेंडन किससे जोड़ता है, तो ये आपके पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है ना, तो उसी के सिरे पर बना हुआ रहता है। पेशियों के विकास के लिए आवश्यक है प्रोटीन युक्त भोजन, व्यायाम व निद्रा, स्वच्छ वायु, इनमें से सभी। तो पेशियों के विकास के लिए ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है, एंजाइम क्या है। तो एंजाइम एक रासायनिक पदार्थ या किसी पदार्थ का उचित वातावरण में ही क्रिया करता है। यह स्वयं परिवर्तित हुए बिना अन्य पदार्थों को रासायनिक क्रिया में प्रभावित करता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो एंजाइम से हैं। और एंजाइम्स क्या, एंजाइम्स बहिर्स्रावी ग्रंथियों से एंजाइम निकलता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन निकलता है। ओके, हार्मोन निकलता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन का स्रावण होता है। इससे बहिर्स्रावी ग्रंथियां जो कि नलिका युक्त ग्रंथियां हैं, उनसे किसका स्रावण होता है, इंसुलिन का स्रावण, सॉरी इंसुलिन नहीं, आपके एंजाइम्स का स्रावण होता है। तो और अगर मैं बात करूं कि जो आपका अग्नाशय है, पैंक्रियाज है, वो क्या है, वो आपकी मिश्रित ग्रंथि है। उससे आपके अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी, मतलब उससे आपके ये दोनों, इसीलिए मिश्रित ग्रंथि इसको कहा गया है। तो इससे हार्मोन एंजाइम दोनों का स्रावण होता है। प्रश्न अगर आता है कि यकृत के बाद कौन सी ग्रंथि है, तो फिर तब आंसर आप देंगे अग्नाशय। ठीक है, और अगर पूछ ले सबसे बड़ी आपकी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, तब भी आंसर अग्नाशय ही होएगा। ठीक, उपयुक्त सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। काइम क्या है, यह
आमाशय भित्ति के भोजन का लेई के रूप में ही होना क्या कहलाता है? कायम कहलाता है। वसा या तेल को अधिक देर तक गर्म करने से एक हानिकारक पदार्थ निकलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? हम सभी जानते हैं, एक्रिलिक नामक पदार्थ वहाँ से निकलता है। और जब एक्रिलिक और अगर नाम आ जाए कि प्रोपेनल 2 के नाम से भी जाना जाता है, एक्रिलिन जो है ये प्रोपेनल 2 के नाम से भी जाना जाता है। और उससे क्या होता है कि वो जलने से निकलता है और हमारी आंखों में, हमारी सांसों में जाता है और क्या बुरा इफेक्ट हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। दालों तथा फलियों में किस पोषक तत्व की उत्तम स्रोत हैं? तो दाल और फलियां किसके उत्तम स्रोत हैं? ये हमारे प्रोटीन के उत्तम स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, शरीर में श्वेतसार की अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस ऊतक के रूप में जमा हो जाते हैं? श्वेतसार की अधिकता, ठीक है, श्वेतसार मतलब आपके ये हो गए स्टार्च, ठीक है। इसकी अधिकता होने पर ग्लूकोज त्वचा के नीचे किस ऊतक के रूप में इकट्ठा होता है? तो हम सभी जानते हैं किस ऊतक के रूप में? एडिपोज टिश्यू के रूप में एकत्रित होता है। अगर प्रश्न आ जाए ब्राउन एडिपोज टिश्यू, तो ये इसके लिए क्या हो जाएंगे? चाइल्ड, बच्चों में पाए जाते हैं। मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रावण अधिक होता है? तो मसाले हम बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो किसका श्रावण ज़्यादा हो जाएगा? तो तब भी किसका हो जाता है? आपका कार्बोनिक अम्ल का श्रावण अधिक हो जाता है। और साथ ही साथ में अगर कॉफ़ी भी पीने से प्रश्न आता है कि कौन सी एसिड मतलब बनता है, तब भी कार्बोनिक एसिड ही आंसर होगा, ठीक है। तो आप HCl पे मत लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, तंबाकू के अधिक सेवन से होता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मुंह में कैंसर हो सकता है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। शरीर में से व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को क्या कहते हैं? उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं? हमारे फेफड़े आ जाते हैं, फिर उसके बाद ये श्वसन तंत्र के अंतर्गत भी आएंगे, लेकिन बाहर क्योंकि CO2 के निकालना है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो ये, और उसके अलावा आपके जो आपकी त्वचा है जहाँ से पसीने का श्रावण होता है, ठीक है, और आपका बड़ी आंत है, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत? उत्सर्जी अंग के अंतर्गत आती हैं, ठीक। निम्न में से किस वस्तु का उत्सर्जन स्वस्थ व्यक्ति में नहीं होता है? किस चीज़ का? यूरिया का। जब यूरिन के लिए जाते हैं, मूत्र का उत्सर्जन की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो यूरिया का, यूरिक एसिड का, ग्लूकोज का, नमक का। तो किसका उत्सर्जन नहीं होगा? यूरिया का हाँ होता है, यूरिक एसिड का होता है, ग्लूकोज का भी हो जाता, यहाँ पर यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, मूत्र में नहीं होता है, और ग्लूकोज हो गया आपका, और नमक हो गया। तो क्या चीज़ स्वस्थ व्यक्ति के मूत्र में नहीं होता है? तो ग्लूकोज, ठीक है। अगर क्योंकि ग्लूकोज अगर निकल जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? हमको क्या हो जाए, कौन सा डिजीज हो जाता है? स्वस्थ तब नहीं है हम, तब हम क्या हो जाते हैं? डायबिटिक हो जाते हैं। मूत्र में या रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का पाया जाना, ठीक। प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? प्लाज्मा में पाई जाने वाली प्रोटीन आपकी ग्लोब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन है और फाइब्रिनोजन है। तो ये तीनों प्रकार की प्रोटीन जो हैं, जो कि किसमें? प्लाज्मा में पाई जाती हैं। तो इनमें से सभी करेक्ट आंसर हो जाता है। हृदय द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वह है नियमित रूप से धड़कना, श्वसन में सहायता करना, शुद्ध रक्त के शरीर के सभी भागों में पहुंचाना तथा अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक पहुंचाना, पोषक तत्वों को संचित करना। तो हृदय का सबसे मुख्य कार्य क्या है? पेसमेकर की भूमिका में होता है, और ये क्या करता है? सभी ब्लड को, पंप है ना ये, तो ये ब्लड को क्या करता है? पूरे शरीर में संचारित करने का कार्य करता है। अंतः श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? अंगों में, अस्थियों में, ऊतकों में, और इनमें से सभी। तो अंतः श्वसन की क्रिया कहाँ होती है? ऊतकों में होती है। गहरी श्वास लेते समय लगभग कितनी वायु फेफड़ों में भरी व निकाली जा सकती है? तो जब हम गहरी सांस लेते हैं, सांस खींच करके लेते हैं, तो उस समय फेफड़ों में कितनी वायु आपकी निकाली जा सकती है? तो वहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है 1640 घन सेंटीमीटर। कितना? 1640 घन सेंटीमीटर। जबकि सामान्य श्वसन में लगभग 500 घन सेंटीमीटर वायु फेफड़ों के भरी व निकाली जा सकती है, ठीक है। तो आप जब गहरी सांस लेते हैं तो सोचिए इतना ज़्यादा 1640 घन सेंटीमीटर वायु फेफड़ों में भरी व निकाली जा
सकती है और सामान्य श्वसन में जितनी आपकी मांसपेशियों की संख्या लगभग है उतना ही आप याद कर लेंगे, तो 500 आपको याद हो जाएगी। ठीक है, अब आप कहेंगे 634 मांसपेशियां होती हैं, तो ये भी आप देख लीजिए। फिर अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र के भाग हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र और ये सभी। तो यहाँ पर तंत्रिका तंत्र के ये सारे भाग हैं। मस्तिष्क के किस भाग में शरीर का संतुलन का केंद्र माना जाता है? तो कौन सा भाग है जो संतुलन का केंद्र माना जाता है? प्रमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क है, मस्तिष्क पुच्छ है, इनमें से सभी को। तो यहाँ पर अनुमस्तिष्क की बात की थी जिसमें हम लोगों ने सेरिब्रम को पढ़ा था। फिर अगला प्रश्न है, किस प्रकार पर प्रतिबिंब नहीं बनता और प्रकाश की किरणें केंद्रित नहीं होती? तो जो ये आपका अंध बिंदु है वहाँ पर क्या होता है, प्रकाश की किरणें जो होती हैं वो केंद्रित नहीं होती। ताल में समायोजन क्रिया किसके द्वारा संभव हो पाती है? तो पीत बिंदु के द्वारा, रोडोप्सिन, सिलियरी मांसपेशियां और रेक्टल पेशी। तो ये ताल में समायोजन है, ये आपकी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा संभव हो पाती हैं। सिलियरी मांसपेशियां जिसको रोमक मांसपेशियां कहते हैं, ये एक प्रकार की वृत्ताकार मांसपेशियां होती हैं जो जॉन्यूल्स की शिथिल और संकुचित करके नेत्र के लेंस को परिवर्तित कर फोकस करने में सहायता करती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंडाणु का विकास होता है शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, वयःसंधि अवस्था में या बाल्यावस्था में? तो ये ऑब्वियस सी बात है, जो प्यूबर्टी होती है उसी में अंडाणु का विकास प्रारंभ होता है। आरोपण का सही स्थान क्या है? कहाँ पर आरोपण होता है? शुक्राणु का गर्भाशय में आरोपित होना, ठीक है, शुक्राणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना, आरोपण पूछ रहा है। तो यहाँ शुक्राणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना, निषेचित अंडाणु का गर्भाशय में आरोपित होना, अंडाणु का अंडवाहिनी नलिका में आरोपित होना। तो यहाँ पर निषेचित फर्टिलाइज्ड एग होना चाहिए ना, तो इसीलिए यहाँ पर गर्भाशय में आरोपित होना। और अगर बात करते हैं कि कहाँ पर होती है ये क्रिया, तो फैलोपियन ट्यूब में ये क्रिया होती है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा हार्मोन हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव की दर को बढ़ाता है? तो हृदय की धड़कन और रक्त के बहाव की दर को, तो एड्रीनेलिन, कार्टिसोन, नॉरएड्रेनालिन, इनमें से सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है इनमें से सभी। तो एड्रीनेलिन है आपका, कार्टिसोन है और नॉरएड्रेनालिन है, ये सभी हृदय की धड़कन को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पहला अंतः नियंत्रण प्रणाली जिसमें अद्वितीय प्रकृति के हृदय ऊतक होते हैं जो स्वतः अपना निगमन करते हैं, तथा दूसरा बाह्य नियंत्रण प्रणाली जो कि हार्मोन के अंतःस्राव तथा तंत्रिका तंत्र द्वारा प्राप्त निर्देश से नियमित होते हैं। बाह्य नियंत्रण में हृदय की धड़कन एवं रक्त के बहाव को तीव्रता से परिवर्तित किया जाता है, क्योंकि एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा स्रावित हार्मोन एड्रीनेलिन तथा नॉर एड्रीनेलिन एवं कार्टिसोन तथा अन्य स्रावित रसायन रक्त में सीधे मिश्रित होकर हृदय तक पहुंच जाते हैं। तो इनमें से सभी इसलिए करेक्ट आंसर होगा। तो अब आप इसको याद रखेंगे, एड्रीनेलिन, नॉर एड्रीनेलिन और कार्टिसोन जो हैं ये सभी हृदय की धड़कन एवं बहाव को संतुलित रखने का कार्य करते हैं, दर को बढ़ाते हैं। किस हार्मोन की कमी से के कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है और व्यक्ति नाटा रह जाता है? कौन सा है वो हार्मोन जिसके शरीर की, तो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो है इसके कारण शरीर की वृद्धि रुक जाती है तथा व्यक्ति नाटा रह जाता है। तो ये जो है आपका STH मतलब सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की कमी से शरीर की वृद्धि रुक जाती है और क्या हो जाता है, व्यक्ति बौना हो जाता है। और ये हार्मोन जो है ये हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रित करता है। इसकी अधिकता से भीमकाय एवं एक्रोमिगली नामक विकार उत्पन्न होता है जिसमें व्यक्ति की लंबाई सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। और थायरोट्रोपिक हार्मोन थायराइड ग्रंथि की वृद्धि एवं श्रावण की क्रिया को प्रेरित करता है। तो यहाँ पर जो ये थायरोट्रोपिक तो थायराइड वाला हो गया, और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन जो है ये क्या है, शरीर की वृद्धि क्या होता है, रुक जाती है एवं नाटा हो जाता है। बड़ा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो भीम का शरीर हो जाएगा, और छोटा हो जाता है तो क्या कुशिंग सिंड्रोम के नाम से भी हम जानते हैं, और ये एक्रोमिगली नामक विकार उत्पन्न होता है। फिर सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के लिए कैसे पानी से स्नान करना लाभदायक होता है? बहुत गर्म गुनगुने ठंडे पानी से, बहुत ठंडे पानी से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ठंडे पानी से नहाना। ठीक, नहाने का सबसे अच्छा साबुन वही होता है जिसमें क्षार की मात्रा का अधिक प्रयोग किया हो, क्षार की मात्रा कम प्रयोग, जिसमें क्षार की मात्रा का प्रयोग ना किया गया हो, उपयुक्त सभी गलत हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट क्या हो जाता है, क्षार की मात्रा का कम प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
अगला प्रश्न है, वायु कैसे दूषित होती है? जीवों की श्वसन क्रिया द्वारा, विभिन्न पदार्थों के जलने से, वाहनों के धुएं से, उपयुक्त सभी से। तो वायु प्रदूषण के ये सारे कारण हैं। फिर प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखते हैं क्या है? जो कीड़े हैं, जीव जंतु हैं, कीट पतंगे हैं, पेड़ पौधे हैं। तो ऑक्सीजन का संतुलन कौन बनाए रखता है? पेड़ पौधे बनाए रखते हैं। गोबर का सर्वोत्तम उपयोग क्या है? ईंधन के रूप में जलाना, घरों को लीपना, खाद बनाना, बायोगैस एवं अवशेष के रूप में खाद। ये सबसे बेस्ट मेथड है। बायोगैस का प्रयोग कर लेंगे और जो उसका बचा हुआ रेसिड्यू रह जाता है उसको खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। अंडे में से मक्खी बनने में कितना समय लगता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है 8 दिन का समय लगता है। कृत्रिम झील का दूसरा नाम क्या है? परिबद्ध जलाशय। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है तो आप इसको याद रख लें। तालाब तथा कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए। तो कुएं के जल को शुद्ध करने के लिए आपका ऑप्शन नंबर 4 जो है पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? तो स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने भाषणों का आयोजन किया जाए, प्रदर्शनियां लगाई जाए, चलचित्रों का निर्माण किया जा रहा है, उपयुक्त सभी। तो स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए इन सारी चीज़ों का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, फ्रांस के आर्टोइथ नामक स्थान में दीर्घकाल से एक विशेष प्रकार के कुएं बनाए जा रहे हैं। तो उसको क्या कहते हैं? आर्टिजन कुएं कहा जाता है। चावल के पानी की तरह सफ़ेद दस्त किस बीमारी का लक्षण है? अमीबी पेचिस, दंडाणु पेचिस, हैजा, इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो पानी की तरह सफ़ेद दस्त आता है वो किस रोग में आता है? तो ये आता है आपका हैजा रोग में आता है। मलेरिया रोग किस जीव द्वारा फैलता है? मलेरिया रोग जो है वो सीसी मक्खी, मादा एनोफिलीज, साल्मोनेला जीवाणु और इनमें से सभी। ठीक है, तो आप मलेरिया रोग मादा एनोफिलीज के द्वारा फैलता है। ठीक है, तो आप क्यूलेक्स भी याद कर लें। क्यूलेक्स मच्छर से क्या होता है? फाइलेरिया है आपका। और तो इस तरह से आप याद कर लें कि 3 तरह से मच्छरों के द्वारा फैलने वाले रोग हैं आपके। तो उनको आप चिकनगुनिया है आपका, ठीक, चिकनगुनिया है, फाइलेरिया है और मलेरिया है। उद्यानों के अतिरिक्त और किस प्रकार के खाली स्थान व निर्माण विभिन्न संस्थाएं करती हैं? घास के मैदान, खेलने के मैदान, पार्क, इनमें से सभी। तो ये सारी चीज़ों का निर्माण संस्थाएं करवाती हैं। मुदालियर कमेटी 1962 में कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र खोलने की संस्तुति की थी? तो जो मुदालियर कमेटी थी उसने कितनी जनसंख्या पर की थी? 40,000 की जनसंख्या पर इसकी संस्तुति की थी। ठीक, और मुदालियर कमेटी जो है 1962 में इन्होंने 40,000 की जनसंख्या पर ये बात की थी। और माध्यमिक शिक्षा आयोग, ठीक है, ये 1952 में जिसकी की स्थापना की गई थी। ठीक है, गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस स्थान में उपलब्ध हैं? तो गर्भवती माता के लिए प्रसूति केंद्र में भी है, प्रसूति गृहों में भी है, प्रसूति अस्पतालों में भी है। इनमें से सभी यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, WHO ने अधिक से एक विश्वव्यापी विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम लागू किया। तो कब से इन्होंने ये विसंक्रमणीकरण कार्यक्रम लागू किया है? तो ये उन्होंने किया है कि WHO की 1974 में। ठीक है, तो 1974 में जो विश्वव्यापी विसंक्रमण कार्यक्रम था, इसका उद्देश्य डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस इत्यादि जैसे रोग को बच्चों को संक्रमण होने से वर्ष 1990 तक नियंत्रित करना था। तो 1974 में ये काम हुआ था। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन की तीसरी खुराक देनी चाहिए। कब देनी चाहिए? पहली खुराक के 2 माह बाद, दूसरी खुराक के 3 माह बाद, पहली खुराक के 5 माह बाद, पहली खुराक के 6 माह बाद। तो तीसरी खुराक कब देनी चाहिए? तो इसकी तीसरी खुराक पहली खुराक के 6 माह बाद देनी चाहिए। अच्छा, पहली खुराक कब आपको देनी चाहिए हेपेटाइटिस बी की? कि जन्म के बाद पहली खुराक दे दी, फिर 6 सप्ताह मतलब 1.5 माह के अंदर। ठीक, और तीसरी जो है वो 6 माह की उम्र के बाद। ठीक है, तो ये 6 माह के बाद ये आपकी तीसरी खुराक आ गई। ठीक, पहली आपकी जन्म के बाद दी जाएगी, दूसरी 1.5 माह पर और तीसरी भी आपकी 6 सप्ताह के समय तक दी जाएगी। अगर पोलियो की वैक्सीन की बात करें तो तब भी हमारा आंसर क्या होता है? 1.5 से 2 माह में पोलियो का वैक्सीनेशन या 2 माह या 3 माह इस तरह से करा लेना चाहिए। कौन से प्रदूषण के व्यक्ति में घुटन, सिरदर्द, अतिसार, भारीपन, भूख न
लगना आदि के लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इस तरह का जब ये होता है तो ये कौन सा प्रदूषण होता है, तो ये क्या हो जाता है, वायु प्रदूषण हो जाता है। और मैंने आपको बताया कि वायु प्रदूषण से कौन सा रोग, ब्रोंकाइटिस नामक रोग हो जाता है। परिवार के प्रति निष्ठा एवं एकात्मकता को क्षीण हो जाना ही पारिवारिक विघटन है। ये किसका कथन है, तो ये आपके आर्टिन यूनेट न्यूमेयर मीड है और रागेर राघव। तो ये किसका कथन है, ये मीड का कथन है। परिवार के प्रति निष्ठा एकात्मकता का क्षीण हो जाना ये आपका पारिवारिक विघटन है। अगला प्रश्न है, काम तृप्ति तथा पैतृक कार्य परिवार के विशिष्ट कार्य हैं। यह कथन किसका है, J.L. वुड्सवर्थ का, R.L. सदरलैंड का, आगबन तथा निमकाफ का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो काम तथा तृप्ति ये पैतृक कार्य है, पैतृक कार्य हैं, परिवार के विशिष्ट कार्य हैं। तो ये किसने कहा है, ये आगबन एवं निमकाफ महोदय ने कहा है। एक व्यक्ति अपने जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अंतर्विवाह कहते हैं। ठीक, अपने जो अपना जीवन साथी है उसका चुनाव अपने में ही करेगा तो उसको हम क्या कहेंगे, अंतर विवाह के अंतर्गत आएगा। और दूसरे शब्दों में अंतर विवाह के अनुसार एक विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों का उसी वर्ग के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों से वधु को चुनना जो है वो अंतर विवाह के अंतर्गत आता है। अंतर जाति विवाह वो अलग है, ठीक है। तो अंतर जाति विवाह में क्या होता है, वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अनुलोम, एक होता है प्रतिलोम, ठीक है। और विवाह के प्रकार अगर आएंगे एग्जाम में तो 8 प्रकार का आप लिखेंगे। अगला प्रश्न है, बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1978 के अंतर्गत यहाँ ये देखिए जो आपका शारदा एक्ट था ना बाल विवाह वाला, तो उसी में क्या हो गया था, ये 1929 में वो आया हुआ था। 1978 में जो ये था, यहीं पे इस समय जो अब जो हमारी आयु चल रही है कि लड़के की आयु कितनी होनी चाहिए, तो वहाँ पर लड़के की आयु जो है वो 21 वर्ष और लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। तो लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम लड़कों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। उससे पहले क्या और कम था, ये 18 वर्ष बॉयज़ का था, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, इसको आप याद कर लें कि ये कब आया था, 1978 में आया हुआ था। बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद कौन से हैं, आचरण में, स्वभाव में, दृष्टिकोण में, इनमें से सभी। तो बालक बालिकाओं में जो ये भेद हैं वो क्या, इनमें से सभी, ठीक। तो ये इन सारे चीज़ों में आप देखेंगे कि इसमें क्या हो जाता है, भेद दिखाई देता है। फिर उसके बाद व्यक्तित्व के उचित विकास के लिए बालक बालिका संबंध किस प्रकार नियंत्रित होने चाहिए, पूर्ण रूप से मुक्त एवं स्वतंत्र, अत्यधिक कठोर अनुशासन द्वारा, ना अधिक कठोर हो ना अधिक लचीले हों। तो ये क्या बहुत ज़्यादा कठोर भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लचीला भी नहीं होना चाहिए। बालकों को यौन शिक्षा देना क्यों आवश्यक है, यह एक जिज्ञासा है जिसे शांत न करने पर उसके सर्वांगीण विकास में अनेकों बाधाएं आ सकती हैं। यह एक प्रकार का विषय है इसलिए इसको पढ़ाना चाहिए, इससे बच्चों का मनोरंजन होगा। तो ये कोई बात है नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। किस दार्शनिक का कथन है कि बालक मनुष्य का पिता होता है, देखिए ये बहुत बढ़िया है कि किस दार्शनिक ने कहा कि बालक मनुष्य का पिता है। तो ये हमारे किसने कहा, वुडवर्थ महोदय ने कहा। इन्होंने कहा कि ये जो है जो बालक है वो क्या है, फादर है, बच्चा क्या है, अब बालक मनुष्य का पिता होता है, जब भावी आने वाले समय में वो स्थान ग्रहण करेगा। तो ये किसने कहा, वुडवर्थ महोदय ने कहा। पर्सोना शब्द का क्या तात्पर्य है, पर्सोना शब्द रंग रूप से कभी भी मत लगाइएगा, व्यवहार, शारीरिक गठन, ये सब कोई बात नहीं है। पर्सोना शब्द का जो तात्पर्य है वो वेशभूषा से है, और जो कि पर्सोना शब्द कहाँ का है, लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है, मुखौटा या वेशभूषा। अगर मुखौटा आ जाता है तो आप पहले मुखौटा को ही प्रेफर करेंगे, मुखौटा एवं वेशभूषा, ठीक है। अगला प्रश्न है, विवाह द्वारा किन सिद्धांतों को अपनाकर स्त्री पुरुष एक दूसरे से उन्नति में सहायक होते हैं, यौन प्रवृत्तियों पर नियंत्रण, आत्मसंयम, आत्मत्याग, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाता है आपका, उपयुक्त में से सभी।
संरचना की दृष्टि से परिवार के अध्ययन करने वाले समाजशास्त्री, संरचना की दृष्टि से आपके मार्डोक हैं, माइकाइवर हैं, मार्क्स हैं, इनमें से कोई नहीं। तो जो मार्डोक महोदय हैं इन्होंने संरचना की दृष्टि से परिवार का अध्ययन किया है। अगला प्रश्न है भातृक बहुपति विवाह किसमें पाया जाता है? तो इसमें है राजपूत, नागा, टोडा, इनमें से सभी। तो जो टोडा जनजाति है यहाँ पर भातृक बहुपति विवाह पाया जाता है। टोडा जनजाति में ऐसा होता है। और ये क्या है, मातृक बहुपति, ये आपका विवाह जो है इसमें क्या, ये बहुविवाह का ही एक रूप है। मतलब एक स्त्री एक ही परिवार की सभी भाइयों से एक साथ विवाह करती है। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है हिंदू विवाह का उद्देश्य क्या है? धर्म है, प्रजा है, रति है, इनमें से सभी। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट होता है। मतलब पवित्र एवं धार्मिक पुत्र की प्राप्ति, प्रेम की भावना, यौन सुख की प्राप्ति, मनुष्य को शालीन तथा सदाचारी बनाना। किसने परिवार के जीवन को प्रारंभिक पाठशाला, ठीक है, किसने कहा है? दुर्खीम ने, मैक्स वेबर ने, प्लेटो ने और स्पेंसर ने। तो किसने कहा है? प्लेटो तथा अरस्तु के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है इनमें से परिवार का कौन सा जैविकीय कार्य है? तो संतानोत्पत्ति जो है ये जैविकीय कार्य के अंतर्गत आता है। फैमुलस शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ सेवक या नौकर या दास कुछ भी हो जाए, ये फैमुलस शब्द का अर्थ है। अगला प्रश्न है हमारा व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति में बाधक कारक क्या है? अज्ञानता, निर्धनता, सामाजिक मान्यताएं, इनमें से सभी। तो आवश्यकता पूर्ति में जो है ये सारी चीज़ें ही तो आपको बाधाएं हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। भौतिक, सामाजिक, आत्म संगठन और प्राप्ति को किस विद्वान द्वारा आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना गया है? कौन कौन सा भौतिक है, सामाजिक है, आत्म संगठन और प्राप्ति को किस विद्वान के द्वारा वर्गीकरण माना गया है? तो यहाँ पर आपके जो है प्रोफेसर डैनियल एवं प्रेस्कोट हैं, इन्होंने क्या इस तरह से आवश्यकताओं का वर्गीकरण माना है। तो ये प्रोफेसर डैनियल और प्रेस्कोट के द्वारा कहा गया है। समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधियों का अध्ययन है, यह कथन किसका है? तो यह सीमेल का, वेबर का, गिडिंग्स का, दुर्खीम का। तो यह कथन किसका है? दुर्खीम का है। समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं सामाजिक समूहों का, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का, उपयुक्त में से सभी का। तो बिल्कुल सारी चीज़ों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत क्या है? तो हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत 22% है। अगला प्रश्न है मातृ कल्याण के लिए सेवा है, गर्भवती माँ के लिए, प्रसूता के लिए, धात्री एवं शिशु सेवा के लिए, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाल मृत्यु की समस्या का समाधान का उचित साधन क्या है? प्रसव केंद्र, प्रशिक्षित दाइयाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य चर। ठीक, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है कि बाल मृत्यु की समस्या के समाधान का उचित साधन क्या है? शिक्षा है। तो किस किस कारण से? अज्ञानता इसका बहुत बड़ा सा कारण है, तो शिक्षा। बाल मृत्यु से तात्पर्य है जन्म लेते ही अथवा जन्म के 1 वर्ष तक शिशु की मृत्यु होना। ठीक है, तो ये क्या है? इसके अंतर्गत आता है। अगला है शिशु अवस्था जीवन की एक अवस्था है, उन्नतशील, श्रेष्ठ, सामान्य, महत्वपूर्ण। तो जो शिशु अवस्था है वो जो शिशु मतलब बच्चा जब है तो उस समय वो सबसे ज़्यादा कौन सी वो बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है, क्योंकि 5 से 6 वर्ष की आयु तक मानी जाती है और इस अवस्था को हम लोग क्या समायोजन की अवस्था भी कहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों में सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है उसको क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम कहा जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम कहते हैं। और यह जिसका निर्माण गर्भावस्था के 3 से 4 माह के बीच स्त्री के शरीर में होने लगता है। कितने माह के बीच? 3 से 4 माह के बीच स्त्री के शरीर में होने लगता है। और कभी कभी इसका रिसाव गर्भावस्था में ही होने लगता है। बेहद सुपाच्य वह दूध नवजात बच्चों के लिए अमृत के समान है, क्योंकि इसमें प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट एवं फैट्स के अलावा सबसे बड़ी चीज़ क्या? जो है आपकी एंटीबॉडीज़ पाई जाती हैं, जिससे कि क्या होता है? बच्चे की सुरक्षा होती है। प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए? तो आंसर है जब उसमें स्पंदन रुक जाए। हर्लाक के अनुसार नवजात शिशु की अवस्था कितने समय की होती है? तो जो हर्लाक के अनुसार जैसे जन्म से 15 दिन तक को इन्होंने नवजात काल कह दिया, 14 दिन तक को। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने शैशवावस्था को क्या 14 दिन से 2 वर्ष तक क्या कहा? शैशवा अवस्था कहा। तो नवजात अवस्था ये पूछा है इसमें, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
जन्म से 2 माह, तो ऐसा है कि नवजात जो अवस्था है, इन्होंने जन्म से 2 माह नहीं कहा है, बल्कि जन्म से 14 दिन कहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सही नहीं था, तो इसलिए सबसे नज़दीक वाला ऑप्शन था, तो इसलिए ए को सही माना गया है। अब बाद में क्या हुआ मैं नहीं जानती, लेकिन आप इसको जान लीजिए 0 से 14 दिन तक को इन्होंने नवजात काल कहा, और उसके बाद 14 दिन से लेकर के 2 वर्ष की जो अवस्था है, तब उन्होंने उसको क्या कहा, शैशवावस्था कहा है। और अगर मैं बात करूं कि हार्लॉक महोदय जो हैं, उन्होंने कितने भागों में बांटा है विकास की अवस्था जो है, तो हार्लॉक ने 5 भागों में बांटा है, जोन्स ने 3 भागों में बांटा है, और आपका और कौन बच रहा है, हाँ, हार्लॉक ने 5 भागों में बांटा, जोन्स ने 3 भाग में बांटा है, और अभी शायद रॉस ने 4 भागों में बांटा है। तो ये आप देख लें और आपको याद रहेगा। हार्लॉक को तो आप याद रखिए, और जोन्स का भी याद रखिए। जोन्स ने 3 भाग में और हार्लॉक ने 5 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न, अस्पताल में प्रसव कराने से क्या हानि होती है, मतलब क्या नुकसान होता है। नर्स के अत्यधिक व्यस्तता, ठीक से प्रसूता की देखभाल नहीं हो पाती, पैसा भी बहुत खर्च होता है, सदस्यों में भागदौड़ अधिक हो जाती है। तो सारी निगेटिव बातें हैं, तो इसलिए उपयुक्त तो सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक प्रसव किसको कहते हैं, स्वाभाविक प्रसव, कृत्रिम प्रसव, जटिलतापूर्ण प्रसव, इंस्ट्रूमेंटल। तो ये किसके अंतर्गत, स्वाभाविक प्रसव के अंतर्गत आता है। गर्भावस्था में दांतों संबंधी रोग का प्रमुख कारण क्या हो जाता है, तो ये कैल्शियम की कमी के कारण दांतों में रोग हो जाता है। गर्भधारण का परीक्षा लक्षण मतलब किससे कंफर्म होता है, तो मूत्र में हार्मोन्स का पाया जाना। गर्भावस्था में 8वें महीने में वृद्धि होती है किस चीज की, रक्तचाप की, धड़कन की, श्वसन की, इनमें से सभी। तो किसकी वृद्धि हो जाती है भाई, इसमें वृद्धि हो जाती है आपकी रक्तचाप की। ठीक है, तो किस चीज की वृद्धि हो जाएगी, आपकी रक्तचाप की वृद्धि हो जाएगी। अगला प्रश्न है, गर्भावस्था में कौन सी समस्या उत्पन्न होने का भय रहता है, गर्भपात, अपरिपक्वता, गुर्दे का संक्रमण, इनमें से सभी। तो ये सारी चीज़ों का भय बना रहता है। मृदा को प्रदूषित करने में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, प्रदूषित जल का, प्रदूषित वायु का, घरेलू अपमार्जक का, इनमें से सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होता है, प्रदूषित जल का होता है, क्योंकि पानी जाकर के मिट्टी सोखती है और इस तरह से मृदा प्रदूषण हो जाता है। तो इस तरह से आपका ये आज जो मैंने अभी आपको कराया है, वो आपका 2004 का आपका यूपी पीजीटी का प्रश्न पत्र है। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं आपको दिखा दूं, तो आपको कुछ चीज़ें जो थोड़ा भूल भी जाती हैं आपको, तो क्या हो जाएंगी, उससे आपको कंफर्म हो जाएंगी। ठीक, तो अब इसके बाद 2004 का है, अब 2005 का भी मैं अभी अपलोड करूँगी। तो आप लोग को पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, बाय।